बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर सदुज़ई। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके कॉजेज़, इसकी टाइप्स और इसके ट्रीटमेंट को। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन को, बोन्स को और किडनीज को भी अफेक्ट करती है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ही डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी किसको इंडिकेट करती है? पल्मोनरी इंडिकेट करता है लंग्स को। तो वो ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स को अफेक्ट करती है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है, या फिर उसको हम टीबी कहते हैं। तो टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी इज ए कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस से मुराद कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल से मुराद कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। किस तरह से ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि टीबी जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब भी टीबी पॉजिटिव पर्सन अगर कफ करेगा, म्यूकस बाहर फेंकेगा, स्पुटम फेंकेगा या फिर स्नीज करेगा, तो उसके ड्रॉपलेट्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो टीबी कॉज करते हैं। तो जो भी पर्सन उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में खड़ा होगा, जब वो ड्रॉपलेट्स को इनहेल करेगा, तो उसके ड्रॉपलेट्स को जब वो इनहेल करेगा, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं वो उस पर्सन के ट्रैकिया से होते हुए, यानी कि ट्रैकिया में आएंगे, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंक्यूल से, ब्रोंक्यूल से फिर नैरो एयर वेज, ब्रोंकाइस से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से फिर एयर सैक्स में आके ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए टीबी इज ए कॉन्टेजियस, कि टीबी जो है ये कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। तो टीबी इज ए कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टीबी कॉज करते हैं, असल में वो बैक्टीरिया होता है, इसलिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग्स। अब चूंकि ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करते हैं, तो टीबी इज ए कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व्स द लंग्स बट मे स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स। लेकिन लंग्स के अलावा ये बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, लाइक ब्रेन, बोन्स, किडनीज वगैरह को। तो वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस? उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ हमने ये याद रखना है कि जब भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके अदर नेम्स हैं एम ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकल बैसिलस। अब जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकल बैसिलस जब इंटर हो गया हमारे ट्रैकिया के अंदर, तो क्या होगा? यहाँ मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो इस शेप का बैक्टीरिया होता है। इस शेप को बोलते हैं रोड शेप सिलिंड्रिकल एलोंगेटेड बैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? रोड शेप सिलिंड्रिकल एलोंगेटेड बैक्टीरिया होता है। जब ये ट्रैकिया के अंदर इंटर होता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से नैरो एयर सैक्स जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ब्रोंक्यूल से हमारे टाइनी एयर सैक्स जिसको हम एल्वुलाइज बोलते हैं, वहां आकर ये ट्रैप हो जाता है। अब जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एल्वुलाइज के अंदर आकर ट्रैप हो गया, तो इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी? इसके बाद जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। सपोज यहाँ एल्वुलाई को अफेक्ट किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने, ये बैक्टीरियाज हैं। तो अब क्या होगा? जो फर्स्ट लाइन डिफेंडिंग सेल हैं वो आएंगे डिफेंड करने के लिए बॉडी को, लंग्स को। वो कौन से हैं? वो मैक्रोफेजेस होते हैं। तो मैक्रोफेजेस जब आते हैं, मैक्रोफेजेस आके इनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैक्रोफेजेस आ गए। मैक्रोफेजेस आकर क्या करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन डिफेंडिंग सेल्स हैं। अब जब यहाँ पर बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ गए, उन्होंने आके इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा, यानी कि वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, या सेकेंड रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलता है
कि सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन डिफेंडिंग सेल्स मैक्रोफेजेस भी हैं और डब्ल्यूबीसीज भी इकट्ठे हो गए क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। तो अब बहुत सारे जब डिफेंडिंग सेल्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं तो यहाँ इनके दरमियान, इनके और बैक्टीरिया के दरमियान एंटीबॉडी एंटीजन बॉन्ड पैदा होता है जो वहाँ पर एक लोकल रिस्पॉन्स शो करता है और वो लोकल रिस्पॉन्स शो होता है इन्फ्लेमेशन की शक्ल में। तो वो जो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स शो होगा वो इन्फ्लेमेशन की शक्ल में शो होगा क्योंकि वहाँ पर सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ गई है। अब जब ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाए कि जब मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर लिया बैक्टीरिया को और वहां पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर फाइब्रो कैविटीज बन जाती हैं। यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के अंदर फाइब्रो कैविटीज बन जाती हैं और फाइब्रो कैविटीज से मुराद क्या होता है कि स्टार्ट हो जाती है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द लंग्स। तो लंग्स की जो वॉल्स है वहां पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर फाइब्रो कैविटीज बन जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 ऑलरेडी अफेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से, लेकिन उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं लोगों के जो सिम्टम्स शो करते हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो शो नहीं करते सिम्टम्स। अब डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। तो पहली स्टेज है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज से मुराद कि जब माइकोबैक्टीरियम किसी भी पर्सन के ट्रैकिया में इंटर हुआ, ट्रैकिया से इंटर होकर जब वो आगे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में चला गया, वहां से फिर होता हुआ जब वो एयर सैक्स के अंदर ट्रैप हो गया तो क्या होता है कि जब वो इंटर हुआ है लंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, उधर से फिर वो जब स्ट्रैप हो गया एयर सैक्स के अंदर तो फिर वो सिम्टम्स शो करता है जो कि फर्स्ट 1 या 2 वीक में अपने सिम्टम्स शो करने लग जाता है। अगर फर्स्ट 1 वीक में या 2 वीक्स में सिम्टम्स शो होने लग जाएं ट्यूबरकुलोसिस की, वो क्या सिम्टम्स होंगी कि चिलनेस, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, सडन वेट लूज। सेकेंड स्टेज है इसकी लेटेंट फेज, लेटेंट स्टेज में क्या है कि जब वो इंटर हो के जब एल्वेलाई के अंदर ट्रैप हो गए तो फर्स्ट डिफेंडिंग सेल यानी कि मैक्रोफेजेस आए, मैक्रोफेजेस ने आके माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के सेल्स को इनगल्फ कर लिया। अब जब उन्होंने इनगल्फ कर लिया तो वो मैक्रोफेजेस के अंदर रहेंगे, ना तो वो सेंसिटिविटी पैदा कर सकते हैं, ना तो इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं और ना ही वो स्प्रेड हो सकते हैं और ना ही वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं नंबर में। सो वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस इन्फेक्शन पैदा नहीं करेंगे बल्कि वो डॉर्मेंट फेज में रहेंगे यानी कि वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। इस स्टेज को बोलते हैं लेटेंट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड स्टेज है इसकी एक्टिव स्टेज। सपोज के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया थे वो लेटेंट फेज में थे, रह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पर्सन इम्यूनो कंप्रोमाइज हो गया। सपोज उसको HIV एड्स हो गया, कोई उसको बड़ी बीमारी लग गई जैसे कैंसर और डायबिटीज, या उसने कुछ स्किन ट्रीटमेंट करवाना था, उसमें उसको जो इंजेक्शन लगे उसकी वजह से उसकी पर्सन जो है इम्यूनो कंप्रोमाइज हो गया है। तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया जो मैक्रोफेजेस के अंदर मौजूद थे लेटेंट फेज में, वो वहां से बाहर निकल सकती हैं, स्प्रेड हो सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं नंबर्स में और वहां पर वो सीवियर किस्म का सीवियर टाइप इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसके बाद इस तरह हो सकता है कि म्यूकस में ब्लड आ सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है ओवरऑल कहीं से भी, और शदीद किस्म की मसाइल पैदा हो जाएंगे जैसे कि चिलनेस, फीवर, सडन वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये जो स्टेज होगी ये एक्टिव स्टेज ऑफ इन्फेक्शन कहलाएगी। नाउ डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पहला रिस्क फैक्टर है क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो आप किसी ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से, उसके क्लोज कांटेक्ट में खड़े होंगे या वहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो जब भी वो सामने वाला इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा, कॉफ करेगा या स्पूटम फेंकेगा तो क्या होगा कि उसके ड्रॉपलेट्स गिर जाएंगे और उसके ड्रॉपलेट्स अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो क्या होगा कि उस इनहेल करने से माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ट्रैकिया के अंदर इंटर हो जाएंगे और आपको भी कॉज करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकंड रिस्क फैक्टर है इम्यूनो कंप्रोमाइज। तो वो लोग जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग कब होते हैं? जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हो या फिर जिनको बड़ी बीमारियां हों लाइक एड्स, HIV, कैंसर, डायबिटीज़
या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो बहुत अरसे से चल रही है, तो ऐसे लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं और बहुत आसानी से इनको टारगेट कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड रिस्क फैक्टर है सब्सटेंस एब्यूज़। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो लोग भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होती हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनकी बॉडी डिफेंड नहीं कर सकती है अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल अटैक। तो वो क्या होगा कि वो बहुत आसानी से ट्रैप हो सकते हैं, बहुत आसानी से शिकार हो सकते हैं किसके, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। फोर्थ रिस्क फैक्टर है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। सपोज कोई भी पर्सन है, वो उसको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, यानी कि वो पहले से ही किसी ऐसे आर्जे में मुब्तला है जो लंग्स रिलेटेड है, लाइक उसको ब्रोंकाइटिस था या निमोनिया था, या वो क्रोनिक पेशेंट्स है COPD का, तो क्या होगा कि ऐसे लोग भी बहुत आसान शिकार होते हैं और इनको भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अटैक कर सकता है और उनको ट्रैप कर सकता है। फिफ्थ रिस्क फैक्टर है इमिग्रेशन फ्रॉम हाईली प्रिविलेंस कंट्री। तो आप किसी ऐसे मुल्क में मूव कर गए हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर TB के, लाइक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, तो वहां आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर TB का। सिक्स इसका रिस्क फैक्टर है लिविंग इन ओवरक्राउडेड हाउस। आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जो ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है, उसमें किसी भी पर्सन को TB थी, तो अब चूंकि आप ओवरक्राउडेड घर में रह रहे हैं, उससे क्लोज कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं, तो जब वो भी स्नीज करेगा या वो म्यूकस सीक्रेट करेगा या वो छींकेगा या थूकेगा, तो चूंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो आपको भी आप हाईली रिस्की इलाके में, माहौल में आप रह रहे हैं कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। सेवंथ रिस्क फैक्टर है इनएडुकेट हेल्थ केयर। आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, ऐसे इलाके में रह रहे हैं, या घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तब भी रिस्क बहुत ज़्यादा है आपको TB होने का। एड्स इसका रिस्क फैक्टर है मेल न्यूट्रिशन। अगर मेल न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से लोग कमज़ोर होते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी आसान शिकार होते हैं TB का। नाइन्थ रिस्क फैक्टर है इसका हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि वो ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं जो जिनको सांस के मुतालिक या फेफड़ों के मुतालिक या लंग्स के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता है। हेल्थ केयर की तो वर्कर्स की तो ड्यूटी है, उन्होंने हर किस्म के पेशेंट को डील करना है। अब अगर ऐसे पेशेंट वहाँ पर आते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स उनको डील कर रहे हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये उनको हो सकता है, तो वो उनको इसका हाई रिस्क है कि ये उनको हो सकती है TB या फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नाउ हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस TB का। तो ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ है जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस का निचोड़ है। तो उसमें हमने कुछ रेमेडीज़, कुछ मेडिसिन जो है वो मेंशन की हैं। उसमें पहली रेमेडी है ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम खुद एक नोसोड है, तो जब भी हम ऐसे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसको पहले ट्यूबरक्यूलिनम दे दी जाती है। सेकंड है कॉलीबैसिलिनम। कॉलीबैसिलिनम ये भी एक नोसोड है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस मौजूद हो, TB की हिस्ट्री हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स के अक्सर पेट के मसाइल रहते हैं। वो क्यों होता है कि जब भी आप उनका कल्चर टेस्ट करवाएंगे तो आपको वहाँ पे मोस्टली हमने देखा है कि वहाँ एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसका नाम है कॉलीबैसिलाई बैक्टीरिया। तो कॉलीबैसिलाई बैक्टीरिया का ही ये नोसोड है जिसको कॉलीबैसिलिनम बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जो TB के बाद ये बैक्टीरिया ज़्यादातर आता है, और ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा जो लीवर है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, उसको टारगेट करता है। तो ये देखते हुए भी हम कॉलीबैसिलिनम नोसोड है चूँकि ये, तो इसकी एक आधी खुराक दे दिया करते हैं जिससे केस आसान हो जाता है। थर्ड रेमेडी है हमारी एंटमटॉड। एंटमटॉड तो एक रेगुलर रेमेडी है, आम रेमेडी है, सभी प्रैक्टिशनर इससे रोशनास ज़रूर होंगे, उनका इसके बारे में कोई ना कोई तजर्बा ज़रूर होगा। तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ रेमेडी है आर्सेनिक आयोड।
आर्सेनिक आयोड बहुत ही अहमियत की हामिल है, खुसूसन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि जब पेशेंट का वेट सडन वेट लॉस होता है, यानी कि बहुत जल्दी से वजन गिर रहा होता है, तो तब वहाँ हम आर्सेनिक आयोड इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे पेशेंट का जो सडन वेट लॉस हो रहा होता है वो रुक जाता है, थम जाता है, उसके बाद फिर पेशेंट की रिकवरी शुरू हो जाती है। तो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आर्सेनिक आयोड जो है वो बैकबोन की सी अहमियत रखती है। फिफ्थ रेमेडी है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस भी किसी आपने ज़रूर इस्तेमाल की होगी, क्योंकि ये भी आम फहम रेमेडी है। फास्फोरस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट्स की पसलियाँ अंदर को धंसी हुई महसूस होती हैं, क्योंकि जब भी ट्यूबरकुलोसिस शुरू होता है उसके साथ जब वेट लॉस हो रहा होता है तो आप देखेंगे इस तरह से महसूस होता है जिस तरह से पेशेंट की पसलियाँ अंदर को धंसी जा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस इस्तेमाल करना पेशेंट के लिए कारगर साबित होता है और उसको शिफा से हमकिनार करवा देता है। सिक्स्थ रेमेडी जो है वो है स्टानम मैट। स्टानम मैट की एक सिम्टम बहुत ही अहम है कि वो टीबी पॉजिटिव है, और वो स्पूटम जब निकालता है बाहर, जो बलगम वो खारिज करता है, तो वो बलगम अगर मीठा हो, इस तरह से महसूस हो कि वो मीठा बलगम है, उसका टेस्ट ऐसा लगे कि वो मीठा है, तो तब स्टानम मैट इस्तेमाल करवानी चाहिए। हम तो करवाते हैं, आप भी करवाया करें, तब भी पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और शिफा से हमकिनार हो जाता है। तो ये था हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ये था जी आज का टॉपिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें हमने समझा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है क्या, उसकी कॉजेज, उसकी स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, उसके रिस्क फैक्टर और उसके ट्रीटमेंट को हमने बहुत ही आसानी से डिस्कस किया। हमारी वीडियो सीरीज़ आ रही है ओफीडिया ग्रुप पर, उसमें हम 15 स्नैक्स को डिस्कस करेंगे तफसील से, तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।